पहले कहा है बहुत जटिल मामला है भाई। अगर पशु पक्षी में प्राण है तो चेतन क्यों नहीं है, ये तो प्रश्न है। तो ये तो निरीक्षण करने का विषय हमने रखा सबके सामने। भाई देखिए, गाय बच्चे की बड़ी मोह करती है, हाथी बहुत देख रेख करती है। ये कौन मछली है, किसे क्या नाम है, रहती है पानी में, डॉल्फिन, वो भी बहुत केयर करती है। ये जेनेटिक मामला है। तो मनुष्य को क्यों कर्म में रखा गया फिर? ये झूठी बात है कि सही बात है? अगर कर्म नहीं स्वीकार किया जाएगा तो मुक्ति बंधन सब खत्म। अगर कर्म नहीं स्वीकार करते तो मुक्ति बंधन सब खत्म। अब आचरण मनुष्यों का, आप लोगों का ऐसे है जैसे पशु पक्षियों का है। चेतन तो कहीं सिद्ध नहीं हो रहा है। आप जो कुछ भी क्रिया अपनी दिखाएंगे कर्म, हमने कहा दिखाने की कोशिश करिए, सब जेनेटिकली दिख रहा है। आप बच्चे को देखते हैं, जेनेटिक मामला है। आप सेक्स में जाते हैं, जेनेटिक मामला है। आप पैसा कमाते हैं, जेनेटिक मामला है। आप भोजन करते हैं, जेनेटिक मामला है। यहाँ तो कोई चेतना सिद्ध ही नहीं हो रही। प्रश्न तो हम स्पष्ट कर रहे थे। आप कहाँ चेतना आप सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमने प्रश्न पूछा लोगों से, भाई इक्का दुक्का लोग, कोई विद्वान लोग हों तो थोड़ा इस पे बोलें। आपके अस्तित्व में चेतना को कब कैसे स्वीकार किया जाए? आप कहीं दिखाने की कोशिश करिए। आपके सारे कर्म जिन्हें आप समझ रहे हैं, आप जिन्हें कर्म समझ रहे हैं, वो मैं क्रिया सिद्ध कर रहा हूँ। आप मोह में है, क्रिया है। आप ममता में है, क्रिया है। ये कर्म थोड़ी है। आप लोभ में है, क्रिया है। तो सब कुछ तो क्रिया ही सिद्ध हो रहा है। तो अब चेतन कहाँ गया फिर? तो इसलिए दुख का पता नहीं लगता। जबकि शास्त्र और महापुरुष कह रहे हैं मनुष्य कर्म योनि है, तो कर्म योनि है तो चेतन सिद्ध होगा। चेतन सिद्ध होगा तो दुख का पता तो लगेगा। दुख का पता नहीं लग रहा है, इसका मैंने जेनेटिकली हम बरत रहे। हम काठ में अग्नि प्रकट हो सकती है, प्रकट नहीं है तो क्या कहेंगे? काठ में अग्नि प्रकट हो सकती है। मनुष्य शरीर कर्म योनि की तरह है, लेकिन इसमें चेतना प्रकट नहीं है तो क्या कहा जाए? आदमी पशुवत जी रहा है, उसे अपने बंधन मुक्ति का कोई उसके पास विचार नहीं है। वो बॉडी कॉन्शस माइंड कॉन्शस में ही बरत रहा है। बॉडी कॉन्शस माइंड कॉन्शस में तो सारे पशु पक्षी भी बरत रहे हैं ना सिद्धार्थ जी। बॉडी कॉन्शस माइंड कॉन्शस में सारे पशु पक्षी भी बरत रहे। घोड़ा अपने स्वामी की रक्षा करता है, हाँ, बड़े सावधानी से। अब उसमें चेतन सिद्ध होगा? नहीं। पिता अपने पुत्र की बहुत सावधानी से देख रेख करता है, यहाँ कोई कर्म नहीं है। ये तो अनकॉन्शियस, तो भोग की तरह है। तो माने लोग भोग को समझने, प्रारब्ध को भी नहीं समझ पा रहे हैं ना। अगर उन्हें भोग योनि कहा जा रहा है तो भोग योनि प्रारब्ध से तो उन्हें उपलब्ध है। भोग योनि तो प्रारब्ध, उसमें प्रारब्ध ही चल रहा है ना। ऐसे वो जिएंगे, बस उनका निर्धारित है। ऐसे ही वो जिएंगे, बस उनका निर्धारित है। अरे उसे देखिए इस तरह से, नस्लवाद भी चलता है। कैसे? हिंदू घर में हो गया तो हिंदू कहता है, कबीरपंथी घर में आ गया तो कबीरपंथी हो जाता है। ये कहाँ चेतना सिद्ध हो रही? वो अपने कबीरपंथी कहता है चेतना सिद्ध है इसमें, वो नहीं चेतना। वो मुसलमान कहता है कहाँ चेतना सिद्ध है? कहीं नहीं चेतना सिद्ध है। वो ईसाई कहता है चेतना है। ये तो केवल माइंड कॉन्शियस की बात है। उसके माइंड में जो भरा गया है वही बोल रहा है। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या ये सब है? ये तो माइंड कॉन्शियस की चीज़ है। इसमें कहाँ कर्म सिद्ध हो रहा है?
ये तो जो भरा गया है सो रिकॉर्डिंग बाहर आ रही है त्यागी। पता नहीं, हम उनकी बात नहीं समझ पाए। सिद्धार्थ की बात थोड़ा समझे, उनकी बात नहीं समझ। अरे भाई माइंड कॉन्शियस थी ना कि हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सब माइंड कॉन्शियस नहीं तो क्या है? मैं माइंड कॉन्शियस ही है सब। जो भरा गया सो निकल रहा। मैं गरीब हूँ, मैं फला जात का हूँ, फला देश का हूँ, फला संप्रदाय का हूँ, तो क्या है आखिर ये सब? तो माइंड कॉन्शियस है, ये तो कर्म जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। कॉन्शियस कहाँ है यहाँ पे? जो रिकॉर्डिंग भरी गई है वो निकल रही है, चेतन कहाँ है इसमें? बताइए। हाँ, चुनाव है तो क्या कोई कहता है वो असगर अली कहेंगे कि मैं हिंदू हूँ? असगर अली कहें कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे ऐसा सिखाया गया। आप कहिए ना कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ऐसे विचित्र बात है। तब आप तो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। नहीं, हिंदू हैं आप, माइंड कॉन्शियस है। अब आप इसे चेतन, यहाँ जो चेतन है ये स्वीकृति भी उसकी है। आप ही तो कह रहे हैं मैं हिंदू हूँ। भाई सिद्ध नहीं होता, लेकिन स्वीकृति तो है ना। जटिल मैटर क्यों नहीं है? अभी इसलिए हमने सलाह दी कि भाई आप माइंड कॉन्शियस पे क्यों उलझ रहे हैं? आप तो पहले बॉडी कॉन्शियस को स्पष्ट कर लेते तो ठीक था, क्योंकि माइंड कॉन्शियस में जाना बहुत जटिल मैटर हो जाएगा। तो माइंड कॉन्शियस में दिमाग काम करेगा, बड़ा मुश्किल है। ए लड़कियों, तू सब यार हलाल जिन करे। ये जो मैं माइंड में बॉडी कॉन्शियसनेस पहला समझ लूं, कौन समझता है? बुद्धि समझता है या मन समझता है? वो तो आप ही बताएंगे कौन समझता है। कौन समझता है बताइए। माइंड कॉन्शियस माने, बॉडी कॉन्शियस माने इंद्रिय चेतना। इंद्रिय चेतना स्वीकृत है, उसको ऑब्जर्व करने पर गायब हो जाएगी। हाँ, इंद्रिय चेतना गायब हो जाएगी फिर। अब ऑब्जर्व करने वाला तो दृष्टा एक ही है। तो ऑब्जर्वर है ही नहीं फिर तो। अरे यार भाई गजब के आदमी, ऑब्जर्वर नहीं है। आप तो ऐसे ही कह रहे हैं ऑब्जर्वर है, तो माने वो यंत्र है। नहीं तो उस पर विचार कर लीजिए। जो आप नहीं मान रहे हैं, आप माइंड कॉन्शियस पे ही जाना चाहते हैं, तो ऑब्जर्वर है तो यंत्र है, उसमें कॉन्शियस है। जैसे ये माइंड जो है बगैर कॉन्शियस के कॉन्शियस हो रहा है, तो फिर ये तो नेट की तरह है। फिर नेट की तरह है। हाँ, तो इसमें चेतन सिद्ध नहीं, तो ये तो नास्तिकों जैसी बात हो गई। इसमें कर्म का कोई अर्थ ही नहीं हुआ फिर। हाँ? ये माइंड जो है कॉन्शियस कैसे हो रहा है? ये बड़ा अजीब प्रश्न है। तो इसके लिए ये कहा गया कि भाई देखिए, ये माइंड कॉन्शियस हो रहा है। कॉन्शियस अलग है, माइंड अलग है। इंद्रियां चैतन्य नहीं है। वो एक बात से समझाई गई। वो कहता है कि आदमी सुंदर है, रूप को कहता है। तो रूप तो अपने आप कहता नहीं कि मैं सुंदर हूँ। सुंदर कौन कहता है? या तो सेंसर की बात है, अनुकूलन की बात है। अगर चेतन की बात करेंगे तो सिद्ध ही करना पड़ेगा ना। अनुकूलन की बात है कि हाँ ज़्यादा जाड़ा लग रही है भाई, ज़्यादा जाड़ा खराब है, तो अनुकूलन में आ गया। लेकिन इसमें सुख जैसा नहीं है। ज़्यादा गर्मी खराब है, ठीक ना, ये खराब है। लेकिन अब ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी और कम 37 डिग्री का टेम्परेचर, ये सुखद है, इसका क्या अर्थ होता है? तो चेतना कहाँ सिद्ध होगी? तो माइंड कॉन्शियस में आप जिद करते हैं माइंड कॉन्शियस बात की जाए, तो माइंड कॉन्शियस पे कैसे बात करेंगे? लोहा गर्म कर दिया गया, अग्नि की तरह काम व्यवहार उसका हो गया,
तो लोहे का व्यवहार नहीं है अग्नि की तरह। जैसे हमने कहा कि पानी आपने घोल दिया चीनी पानी में, तो आप कहते हैं पानी मीठा है, पानी तो मीठा होता ही नहीं है। आप कहते हैं कि पानी मीठा है, हम कह रहे हैं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपका सेंस जो है उसे अलग नहीं कर पा रहा है। तो जो जड़ शरीर से जड़ इंद्रियों से चेतन का संयोग हो रहा है, इसे आप अलग नहीं कर पा। आप माने खुद ही चेतन नहीं अलग कर पा रहा, आप माने माइंड से अपने को अलग नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो आप संसार के गुलामी झेल रहे। आप न इंद्रियों से अलग कर पा रहे अपने को, न तो माइंड से। बॉडी कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस में उलझे, और सारे लोग करीब करीब उलझे। हाँ, एक दो की बात नहीं है। संतोष इस बात को लेकर लोग कर लेते हैं कि हमारी तरह सब अंधे हैं। तो सब अंधे हैं अर्थात हम आँख वाले हैं, सबकी आँख फूटी है तो इसलिए हम आँख वाले हो गए। हाँ, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ सब अंधे हैं, यहाँ तक कि जिसकी आँख ज़्यादा फूट गई है ना, वो ज़्यादा बढ़िया आँख वाला माना जाता है। तो यहाँ ये प्रक्रिया चल रही है। जिसकी आँख एकदम फूट गई है, जो मोह के अंधकार में एकदम संधा हो रहा है, जिसे कुछ नहीं सूझ रहा है, लोग कहते नहीं देखा बहुत बढ़िया आदमी है, बस अपने काम से काम, अपना घर देखता है, परिवार देखता है, लड़का लड़की देखता है, ये बहुत बढ़िया आदमी। ये सबसे बड़ा मूर्ख यही है, जो अपना बेटी बेटा देखने में रह जाता है, नाती पोता खिलाने में रह जाता है, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। लेकिन वह मूर्ख समाज में बढ़िया। तो अंधों की समाज में क्या कहें, वो नाम नहीं लेना चाहते, कौन राजा होता है, तो वही होता है जहाँ पेड़ रूप तहाँ रहने महापुरुष। तो माइंड कॉन्शियस को नहीं समझ रहे हैं। माइंड कॉन्शियस जेनेटिक मामला है, इसमें सारी चेतनाएं उलझी हुई हैं। और जो मुक्ति का रास्ता है, तो माइंड कॉन्शियस जो मिला है, प्रारब्धानुसार मिला है, उसको तो हमें समझना है त्यागी। जो समाज जहाँ जन्म हमारे शरीर को, हमें शरीर मिला, जहाँ जन्म मिला, उसमें प्रारब्ध कर्म का खेल है, वो भी मिला है, उसमें भी हमारा कर्म सम्मिलित है। और हम फिर माइंड कॉन्शियस में ही रह गए, तो मतलब क्या निकला। अधिकांश लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, इंद्रिय चेतना में। अधिकांश लोग इंद्रिय चैतन्य में ही हैं। कुछ लोग माइंड कॉन्शियस में वो विचार चिंतन कर सकते हैं, थोड़ा विचारवान हैं, उन्हें माइंड कॉन्शियस में कहा जा सकता। वे भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये माइंड कॉन्शियस को उपलब्ध कर रहा है। इसे अपरोक्षानुभूत के विषय में स्पष्ट किया जा सकता है। अगर माइंड से सूरत को हटा दिया जाए तो ये माइंड कॉन्शियस नहीं रह पाएगा। ये योग का विषय है, योग का विषय है। अब आदमी, जैसे एक आदमी कहता है कि हम ध्यान में बैठ गए, तो अब जो भी सुखासन है उसके पास, जैसे भी सुखासन हो वैसे बैठ जाए, फिर शरीर चैतन्य को खत्म कर देना चाहिए। साधन की पदी हुई ना, फिर जरा सा भी हिलना डुलना नहीं होना चाहिए। फिर कैसे शरीर है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन देखिए, जो बैठने वाले लोग हैं ना, इधर उधर इधर उधर इधर उधर सब करते ही रहते हैं। सुखासन में बैठने के बाद फिर अगर आगे बढ़े माइंड कॉन्शियस में, तो माइंड कॉन्शियस से हटने का क्या उपाय है भाई। यहाँ से जो चेतन प्रवाह माइंड में आ रहा है, एक तो भेद गुप्त है, सबको पता नहीं है। वो चेतन प्रवाह को यहाँ से हटाने की प्रक्रिया है, वो अपरोक्षानुभूति का विषय है। अब चेतन प्रवाह यहाँ से हटेगा, सूरत यहाँ से हटेगी, तब दोनों पृथक होंगे, तब दोनों पृथक होंगे। माइंड कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस, दोनों से जब चेतन प्रवाह हटेगा, तब दोनों से चेतना अपने आप को अलग समझेगी। इसे विदेही अवस्था कहते हैं, सार शब्द की अवस्था। हम समाधि की बात नहीं कर रहे हैं, समाधि भी तो माइंड की अवस्था है। समाधि माइंड की एक अवस्था है। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था है माइंड की, वैसे समाधि भी माइंड की अवस्था है। इसलिए समाधि को बहुत महत्व देने लायक नहीं है। अब अगर सूरत यहाँ से अलग हो जाती है, तो सूरत का चेतना का जो प्रवाह है, वो उसका स्रोत है सार शब्द, सत्य नाम कहते हैं, कोई कोई ओंकार कहते हैं। बहुत भेद हैं। ये तो कबीर पंथियों ने और राधा स्वामियों ने इसमें अड़ंगाबाजी किया,
दुनिया भर की इधर उधर की बातें लगा कि नहीं सत्य नाम है, सार शब्द है। नहीं, विश्वव्यापी चैतन्य को ही सार शब्द कहते हैं। उसके बहुत नाम है, कोई प्रणव कहता है, कोई ओंकार कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई अमीन कहता है। मुसलमान अलग कहते हैं, ईसाई अलग कहते हैं, हिंदू अलग कहते हैं। माने अब चेतन, ये बॉडी और माइंड दोनों चैतन्य हो रहे हैं किसी प्रवाह से। जिस प्रवाह से चेतन हो रहे हैं उसी को सूरत कहते हैं, जिस प्रवाह से। अब ये समझ में नहीं आता, आम आदमी तो इसे समझ नहीं पाता। वो तो माइंड को ही कॉन्शियस कह रहा है ना। अरे वो ये नहीं देखता कि माइंड कैसे कॉन्शियस हो सकता, माइंड कॉन्शियस हो कैसे सकता। ये तो जीवित कोशिकाओं से बना है, ये ठीक है, लेकिन इसमें चैतन्यता कैसे सिद्ध हो सकती। अब जीवन को कॉन्शियस से जोड़ा जा रहा है, तो इसलिए कहा यहाँ बड़ा डॉक्टर बैठे हैं, एक तो अशोक डॉक्टर हैं, एक तो त्यागी हैं, बंटी हैं, आप लोग हैं पढ़े लिखे, तो थोड़ा हमने कहा थोड़ा माथा पच्ची करिए, कुछ अर्थ निकलता है। हर कोशिका की अपनी मेमोरी है, सब चीज़ें हैं, बॉडी की मेमोरी है, जेनेटिक स्थिति है, क्रोमोसोम्स हैं, सारी व्यवस्था है। लेकिन चेतन प्रवाह हट जाए सब ठप। तो ये जीते जी जो चेतन प्रवाह को हटा सकता है, वो विदेही अवस्था को समझ सकता है। बगैर अपरोक्षानुभूति के माइंड के बल पे इसको क्लियर करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। कैसे क्लियर करेगा वो माइंड कॉन्शियस और कॉन्शियस का भेद कैसे करेगा? क्या उपाय है उसके पास? चेतन के गुण को कैसे सिद्ध करेगा? चेतन का गुण है तो वो लोग कहेंगे भाई चेतन को आप सिद्ध करते हैं, तो विज्ञान वाले कहेंगे चेतन तत्व है तो उसे लेबोरेटरी में खड़ा करिए फिर। तो वो कहते हैं भाई देखिए चेतन तत्व तो है, लेकिन वो स्पेस की चीज़ नहीं है। तो अब आप जानते हैं कि स्पेस को तत्व में लिया गया है। चेतन के समक्ष स्पेस भी जड़ है, चेतन के समक्ष स्पेस भी जड़ है। तो अब जब स्पेस जड़ है तो उसे स्पेस में कैसे उस पर प्रयोग करेंगे? उस पर प्रयोग करेंगे तो उसके लिए विधान किया गया। उसके लिए विधान ये किया गया, मूलाधार से ऊर्जा का संयोग है, अष्टकमल दल से चेतन का संयोग है। अष्टकमल दल से सूरज द्वार से इसमें चेतन का प्रवाह चल रहा है, मूलाधार से ऊर्जा का, और मूलाधार से ही शरीर का संबंध बन रहा है, स्थूल शरीर का। तो ये तो सब समझ नहीं सकते, ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं समझ सकते, आसान नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर जो मूलाधार पे आके मिल गए दोनों, तब तो ऊर्जा और प्राण एक ही हो गए। ऊर्जा, प्राण और सूरज तीनों सबको मिला दिया एक में। सूरज भी वही, ऊर्जा भी वही, और प्राण भी वही, चेतन भी वही, सब मिला के एक कर दिया। धोखा कर लिया है। नहीं, ऊर्जा अलग है, प्राण शक्ति भी अलग है, चेतन भी अलग है। तो जिस प्रवाह के नाते ये बॉडी या माइंड दोनों कॉन्शियस हो रहे हैं, अब वो प्रवाह को कहेंगे कैसे हम अलग करें, तो उसका उत्तर दिया है। उत्तर ऐसे दिया है कि भाई अब कोई ईंख खड़ी है, ईंख खड़ी है तो ईंख जो है, ईंख जल्दी करिए भाई, ईंख में मिश्री है, ईंख से मिश्री प्राप्त हो सकती है ना, ईंख से मिश्री प्राप्त हो सकती है, लेकिन सीधे नहीं। क्या करेंगे? उसे लाएंगे, पेरेंगे, गुड़ बनाएंगे, राब बनाएंगे, सफाई करेंगे, चीनी निकालेंगे, फिर जमाएंगे, तब न मिश्री बनेगी। सरसे लाएंगे, पेराएंगे, तब न तेल निकलेगा। तो ऐसे जो सब मंथन करेगा तो ये सूरत अलग हो जाएगी।